नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आपको सीधे राजघाट की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में प्रवेश करने के बाद आज श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अब राजघाट राहुल गांधी पहुंचे हैं। महात्मा गांधी को राहुल गांधी की श्रद्धांजलि, और ये वहां की आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। महात्मा गांधी को राहुल गांधी की श्रद्धांजलि की ये तस्वीरें। वीरभूमि शक्ति स्थल के बाद अब राजघाट पहुंचे हैं राहुल गांधी। नेहरू, इंदिरा, राजीव को राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि दी। राजघाट पहुंच चुके हैं राहुल गांधी और वहां की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हट जा भाई, पूरा फ्रेम खराब करेगा। आपको बता दें कि अब कुछ वक्त के लिए भारत जोड़ो यात्रा थम गई है। अब 3 जनवरी से भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर से शुरू होगी और कुछ दिनों का ब्रेक लेने से पहले राहुल गांधी का आज का ये कार्यक्रम। मौसमी मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मौसमी, राजघाट की ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। माना जा रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी में एक नई जान फूंकने का काम कर रही है और ऐसा ही कुछ एक अलग अंदाज राहुल गांधी का भी आज नजर आ रहा है। कड़ाके की ठंड में सुबह सुबह श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जब राहुल गांधी इस वक्त श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम समाधियों पर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के पीछे भारत जोड़ो यात्रा के 3200 किलोमीटर है। एक तरीके से एक संदेश देने की कोशिश है कि भारत जोड़ो यात्रा का सार क्या है। उन्होंने ये श्रद्धांजलियों का सिलसिला राजीव गांधी की समाधि से शुरू किया और राजीव गांधी की समाधि के बाद शक्ति स्थल और शांतिवन, इंदिरा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि देते हुए वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंचे हैं। तो एक तरीके से भारत जोड़ो यात्रा, हालांकि यहाँ पे आपको भारत यात्री नहीं दिखेंगे, राहुल गांधी इक्का दुक्का नेताओं के साथ आए हैं। तो एक तरीके से जिस तरह से वो कह रहे हैं कि उनके लिए ये एक तपस्या है और इस तपस्या में उन्होंने कई चीजें सीखी है, उनको कई चीजों का अनुभव हुआ है, उनका अनुभव बड़ा है। पर कुल मिला के संदेश उनका यही है कि नफरत की जो राजनीति हो रही है उसमें हम कांग्रेस पार्टी जो है मोहब्बत की बात कर रही है और एक तरीके से शांति की बात कर रही है, सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रही है। लगातार राहुल गांधी ने इस पूरी भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें जोड़ो शब्द शामिल है मलिका, उसमें ये एक तरीके से ये संदेश देने की कोशिश की है। और इस वक्त राहुल गांधी जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो एक तरीके से संदेश देने की कोशिश की गांधी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी गांधी की विचारधारा पर चलेगी और अपनी विचारधारा को एक बार दोबारा जीवंत करने की कोशिश है राहुल गांधी की, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी एक तरीके से पिछले दशक में आप देख लीजिए 2014 के बाद से विचारहीन पार्टी नजर आ रही थी, दिशाहीन पार्टी नजर आ रही थी। और सवाल ये था कि आखिर कांग्रेस पार्टी का रेलेवेंस क्या है देश में। तो उस वजूद और वर्चस्व की लड़ाई में खुद को साबित करने के लिए राहुल गांधी के पास और कोई चारा नहीं था। हालांकि वो कह रहे हैं कि उनके पास कोई चारा इसलिए भी नहीं था क्योंकि देश की जो तमाम माध्यम है, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो तमाम जो सरकारी संस्थाएं हैं वो सारे माध्यम राहुल गांधी के लिए खत्म हो गए थे। और अब आपको बता दें तो इसलिए भारत जोड़ो यात्रा लेना जरूरी था, तमाम लोगों से मिलना जरूरी था। और आज जब वो यहाँ पे आ रहे हैं तो इसके भी काफी अहम मायने हैं, क्योंकि आप सिर्फ गांधी परिवार की समाधियों पे नहीं जा रहे, आप सिर्फ राष्ट्रपिता की समाधि पर नहीं जा रहे, आप यहाँ पर भी आएंगे सदैव अटल, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि है। और राहुल गांधी यहाँ पे जो है अपनी पूरी ये समाधि श्रद्धांजलि समाप्त करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी का कल जन्म तिथि भी थी और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम दिग्गज श्रद्धांजलि देने के लिए
पहुंचे थे तो इसके मायने संकेतों में बहुत बढ़ जाते हैं मलिका, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सीट संसद में बिल्कुल पीछे होती थी, लेकिन उस वक्त भी वो मुखरता से अपनी बात कहते थे। अटल बिहारी वाजपेयी इस बात को मानते थे कि सियासत में हार हो सकती है पर किसी पार्टी से आपकी परमानेंट रार नहीं हो सकती और कोई धुर विरोधी नहीं हो सकता। सियासत में आप अलग अलग पार्टियां हैं और लोकतंत्र में आप अपना हिस्सा अदा करते हैं, पर आप कोई ऐसे धुर विरोधी नहीं होते। तो जिस तरह की राजनीति अटल बिहारी वाजपेयी ने की, पंडित जवाहरलाल नेहरू से वो कई बारी हिंदी में सवाल करते थे और जवाहरलाल नेहरू हिंदी में ही उन अटल बिहारी वाजपेयी को जवाब देते थे। तो एक रिश्ता जो गांधी परिवार का था अटल बिहारी वाजपेयी से, एक शिष्टाचार का नाता था, उसको कहीं ना कहीं अंडरलाइन करते हुए आज राहुल गांधी यहाँ पे पहुंचेंगे अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर। और सुबह 7:30 बजे राहुल गांधी ने ये पूरा सिलसिला शुरू किया। 7:30 कड़ाके की सर्दी है, आप तस्वीरों में देख रही है मलिका कि किस तरह से सफेद टी शर्ट पहने हुए राहुल गांधी अभी भी वही अपनी ट्रेडमार्क अंदाज में नजर आ रहे हैं। हम लोग भी 3 लेयर ऑफ गर्म कपड़े पहने हुए हैं, सर्दी बहुत टेम्परेचर है, पर राहुल गांधी का एक पर्सोना, एक उनका व्यक्तित्व जनता के सामने आया है जो पिछले कुछ साल से जो उनकी छवि बनी थी उससे विपरीत है। तो अब इंतजार हो रहा है अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर राहुल गांधी किसी भी वक्त अभी आ सकते हैं। मलिका, मौसमी में इसी से जुड़ा सवाल आपसे पूछने वाली थी कि कड़ाके की सर्दी में भी राहुल गांधी अपनी सफेद टी शर्ट में आज नजर आ रहे हैं, एक उसी लुक में, उसी अंदाज में जिसमें उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। तो एक नई पहचान उनकी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, एक बदली हुई छवि नजर आ रही है और नई ऊर्जा से भरे हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रहा है। जी, दर्शक सोचेंगे कि हम लोग क्यों ये चर्चा कर रहे हैं कि उनकी टी शर्ट, वो सफेद टी शर्ट पहने हैं, जैकेट नहीं पहने। दरअसल इसमें भी एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है मलिका, जो दर्शकों को भी समझना होगा किस तरह से राहुल गांधी ने इस पूरी यात्रा को एक तपस्या करार दिया है। तो एक मैसेज रेजिलियंस का, एक मैसेज कि राहुल गांधी संघर्षशील है, एक मैसेज कि राहुल गांधी एक अनुशासन में चलते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक शिवजी की बारात है भारत जोड़ो यात्रा, पर इसमें सब लोग अपने अपने रंग में चल रहे हैं, पर एक ढंग है, एक अनुशासन है, वो अनसेड अनुशासन है। तो इस तरह की मैसेजिंग पर अब कांग्रेस ज्यादा फोकस कर रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री की इमेज कांग्रेस दिखाती है और दूसरी तरफ ये वार करती है कि देखिए सादगी है राहुल गांधी में, राहुल गांधी का व्यक्तित्व जो है कोई उसमें शोषा नहीं है। इस तरह से एक बतौर रणनीति के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी के व्यक्तित्व को खड़ा करने की कोशिश है। मुझे लगता है ये कॉन्शियस कोशिश है, क्योंकि सबसे पहले अगर आपको 2024 का सियासी दंगल लड़ना है तो आपको अपने लीड नेता को या आपके मेन एक्टर को या ये कह लीजिए राजनेता को एक विश्वास का पात्र बनाना पड़ेगा, एक ऐसा व्यक्तित्व बनाना पड़ेगा जिसपे जनता भरोसा कर सकती है। क्या राहुल गांधी रिलायबल है, क्या राहुल गांधी ईमानदार है, क्या राहुल गांधी मेहनती है। इस तरह की जो वैल्यूज है कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से कोशिश हो रही है। मैं नहीं जानती कि कितनी सफल होगी कांग्रेस इस कोशिश में, पर कांग्रेस की तरफ से पूरी इमेज मेकओवर की राहुल गांधी की कोशिश हो रही है। मैं बार बार वो लाइन दोहराती हूँ, कैसे जैसे जयराम रमेश ने कहा था कि राहुल गांधी कोई डिटॉल का ब्रांड नहीं है, कोई फेविकॉल का ब्रांड नहीं है जो आप लोग ब्रांडिंग की बात करते हैं। राहुल गांधी जैसे असली है वो जनता के सामने आ रहे हैं। कई लोगों से हमने बात की तो लोग बोले कि राहुल गांधी कैसे पहुंचे दिल्ली। जो लोग फॉलो नहीं कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा या समर्थक नहीं है कांग्रेस के, उनको इस बात का विश्वास नहीं है था कि वाकई में राहुल गांधी 3200 किलोमीटर 8 राज्य और अब दिल्ली में पहुंच चुके हैं, और वो भी पैदल चल के। किसी से भी बात करिए तो ये थोड़ा एक कठिन रास्ता लगता है, एक अग्नि परीक्षा के तौर पे राहुल गांधी ने इसको लिए। और
अब सिक्योरिटी का भी थोड़ा सा अलर्ट हो रहा है मलिका। तो जो आप बात कर रही थी टी शर्ट की, बर्बरी की वो टी शर्ट है, इस तरह का आरोप बीजेपी ने लगाया था कि 25,000 की वो टी शर्ट है। और गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में बोला था कि ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और विदेशी कपड़े पहन रहे हैं, तो इनको खुद ही ज्ञान नहीं है कि भारत क्या है, इसके क्या मायने हैं। पर ये वो वक्त था जब 108 दिन पहले अमित शाह ने यात्रा के शुरू होने पर ही ये विवाद किया था और लगा था कि कांग्रेस बैकफुट पर होगी। पर अब आप देख रहे हैं किस तरह से कांग्रेस अपने एक अलग आक्रामक तेवर में नजर आ रही है। मौसमी, कांग्रेस नेता गौरव पांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिसको लेकर बीजेपी आक्रामक है और ये सवाल राहुल गांधी से पूछ रही है कि अगर इतना ही सम्मान है अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति, तो क्यों कोई सख्त कदम गौरव पांधी के ऊपर नहीं उठाया जाता। वो मांग कर रहे हैं कि सैक किया जाए उन्हें। जी देखिए मलिका, गौरव पांडी रिलेटिवली इतने कोई सीनियर नेता नहीं है और अगर जो उन्होंने बयान दिया उसको लेकर कांग्रेस जो है उसकी जानकारी में है। पर जाहिर तौर पे इसको लेके पूरा विवाद छिड़ा हुआ है। एक बड़ा धड़ा कांग्रेस में ये मानता है कि आप अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि में जब जाते हैं तो आप उनकी विचारधारा और जिस पार्टी को वो अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री ने मजबूत किया, उसकी नींव रखी, उसकी विचारधारा को आप वैलिडेट करते हैं। लेकिन राहुल गांधी धारा के विपरीत लगातार चल रहे हैं और जिस तरह से जो एक कन्वेंशनल पॉलिटिक्स होती है उसके विपरीत उन्होंने ये अटल दाव खेला है। तो अपने आप में आप देखिए कि अब पीछे राहुल गांधी यहाँ पे नजर आएंगे आपको और ये आखिरी समाधि स्थल है जहाँ पे राहुल गांधी पहुंचेंगे। अपने आप में इसके कई मायने हैं। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि हमें चाहिए शांति, जिंदगी हमको प्यारी है, हमें चाहिए शांति, सृजन की ही तैयारी है। तो एक तरीके से राहुल गांधी यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा में कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म ब्रेक के बीच में नजर आ रहे हैं। बाकी भारत यात्री जो है वो अपने अपने घर चले गए हैं। और देखिए अटल जी की सोच जिस तरह से थी कि सियासत में आप स्वॉर्न एनिमीज नहीं होते हैं, कोई परमानेंट आपका दुश्मन नहीं है, ये तो सियासत है। सियासत में एक सम्मान का भाव होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। और सोनिया गांधी जब की सिक्योरिटी को लेकर भी जब मामला उठा था, सुरक्षा को लेकर मामला उठा था और ये मांग उठी थी कि सोनिया गांधी की सुरक्षा को हटा देना चाहिए, तब उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी सुरक्षा को और बढ़ा दिया था। तो एक गांधी परिवार से उनका एक बहुत ही शिष्टाचार और सम्मान का नाता था। और किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे नेता थे जो कहते थे मुझे कभी इतनी ऊंचाई मत दे कि गैरों को गले ना लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत दे। और यहाँ पे राहुल गांधी ने एक परिक्रमा लगा के अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर पूजा अर्चना करके अब वो यहाँ से निकल रहे हैं। और आपने देखा कि किस तरह से तमाम दिग्गजों की समाधि स्थल पे राहुल गांधी गए। बापू की समाधि स्थल पर के बाद वो यहाँ पे पहुंचे। और कल ही हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे मौजूद थे। अब राहुल गांधी का काफिला निकल रहा और इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से एक संदेश देने की कोशिश है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी अपनी विचारधारा से जुड़ी है, अपनी विचारधारा को जानती है और वो जानती है कि अगर भारत की छवि या भारत की जो कोर वैल्यूज है उसका कोई प्रतिनिधित्व कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। ये पूरी तरह से जताते और बताते हुए राहुल गांधी यहाँ पे गांधी समाधि पर। मौसमी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी तल्खी हमेशा देखने को मिलती है, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से सदैव अटल पहुंचे हैं अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, इसके सियासी मायने क्या है? क्या सियासी संदेश वो देना चाहते हैं? बीजेपी के लिए भी क्या कोई खास संदेश?
देखिए, बहुत राहुल गांधी ने सोच समझ के ये फैसला लिया होगा, क्योंकि जो भी कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार हैं, जो भी स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उन्होंने ये फैसला सोच समझ के लिया होगा। क्योंकि जब राहुल गांधी तमाम महापुरुषों और इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उसके बाद अगर वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो एक रणनीति के तहत की जो आजकल की राजनीति है, नफरत की राजनीति है, हीन भावना से बाकी राजनीतिक विरोधियों को देखा जाता है, उनको निशाना बनाया जाता है, उनका मखौल और मजाक उड़ाया जाता है, एक झूठ की राजनीति है, इस तरह की बात लगातार कांग्रेस कह रही है। और कांग्रेस एक अलग पार्टी है, कांग्रेस सिद्धांतों से जुड़ी पार्टी है, ये पूरी तरह से राहुल गांधी बताना चाहते हैं। देखिए, इस पूरी कड़ी में आप एक चीज देखिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो राहुल गांधी जिनको राइट ऑफ कर दिया गया था, उनको उनकी पॉलिटिकल ऑबिचुरी लिख दी गई थी कि राहुल गांधी अब कभी वापस नहीं आ सकते। जो इंसान अपनी पारंपरिक जो सीट है अमेठी, अपनी पारंपरिक कर्म भूमि, अपनी जो वजूद और वर्चस्व जहां से शुरू हुआ था गांधी परिवार का, अपनी लोकसभा सीट अगर वो खो देता है अमेठी, जहां पे उनके गांधी परिवार के तमाम लोग ने चुनाव लड़ा, वो शख्स अब कैसे पॉलिटिकल कमबैक करेगा? तो बिल्कुल जो है धरातल पर होके पूरे अंधकार के सियासी अंधकार से बाहर राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो है उभरे हैं मलिका। और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार एक गेम चेंजर के तौर पर भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं साबित हो रही है। मैं चुनावी जीतों की बात नहीं कर रही, पर मैं एक परसेप्शन की बात कर रही हूं, क्योंकि लगातार ये परसेप्शन की ही लड़ाई है कि आप किस तरह से जनता के बीच नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक 24/7 पॉलिटिशियन है, बहुत ही मेहनती है। वो बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, देशभक्ति से ओतप्रोत है और राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पर मजबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, कड़े डिसीजंस ले सकते हैं, पर उसके विपरीत अब राहुल गांधी को खड़ा करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की है कि राहुल गांधी जनता से जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी का व्यक्तित्व जो है वो मेहनत का संघर्षशील है। राहुल गांधी एक नेचुरल पॉलिटिशियन है, ऐसा नहीं है कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। और राहुल गांधी बनावटी नहीं है, वो नेचुरल है। अगर उनको पॉलिटिकली नुकसान भी हो रहा है तो राहुल गांधी अपनी बात मुखरता से कहने से गुरेज नहीं करेंगे। काशी मथुरा के अदालती मुद्दे नए साल में भी चर्चा में बने रहेंगे, इनमें नए नए कानूनी मोड़ भी आते रहेंगे। इन मामलों की चर्चा निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चलती रहेगी, क्योंकि काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के बाद अब अदालत ने आदेश दिया है कि मथुरा में भी सर्वे किया जाएगा। 2 जनवरी से सर्वे का काम शुरू होगा। अयोध्या काशी के बाद अब संग्राम मथुरा पर है। अब जंग कृष्ण जन्मभूमि विवाद को खत्म करने को लेकर है। सर्वे के आदेश के बाद अब दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे हैं। हिंदू पक्ष सर्वे के आदेश को बड़ी जीत बता रहे हैं। अब 2 जनवरी से पूरे परिसर का सर्वे होगा। 20 जनवरी तक कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट भी तलब कर ली है। माननीय न्यायालय के समक्ष हमने सभी कथन रखे। माननीय न्यायालय ने सारे विस्तार से सुनने के बाद उसमें नोटिस जारी किए गए। वह हमने प्रार्थना पत्र दिया गया, उसमें अमीन महोदय से मौके की रिपोर्ट ली जाए सर्वे की, जिससे कि किसी प्रकार का कोई अन्य निर्माण दौरानवाद होता है उसकी जानकारी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो सके। अमीन महोदय की रिपोर्ट के प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया गया। अब इसमें अग्रिम तिथि 20 जनवरी लगी हुई है। 20 जनवरी तक अमीन महोदय को मौके की स्थिति लाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रखनी पड़ेगी। देखिए, जन्म स्थान के संबंध में जिस मुकदमे में आदेश पारित हुआ, वो मुकदमा कब दाखिल किया, किसने दाखिल किया, उसका क्या विषय वस्तु थी, क्या सब्जेक्ट मैटर था और उसमें क्या रिलीफ मांगी गई है, इसकी कोई जानकारी हमें नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आज तक उस मुकदमे के ना तो कोई नोटिस और संबंध हमें आज तक मिले हैं किसी भी रूप में, और ना ही कोई जानकारी हमें दी गई। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह में स्वास्तिक का चिन्ह है, मंदिर के प्रतीक है, मस्जिद के नीचे भगवान का गर्भगृह है, हिंदू स्थापत्य कला के सबूत हैं। मैं भीतर गया तो मैंने देखा कि दीवार पर संवत 1712 लिखा हुआ है, अंदर लिखा है केशवराय मंदिर है। तो भाई जब वो मंदिर है तो मस्जिद का मतलब क्या है? तो ये जितने भी फैक्ट्स हैं
चाहे आप रेवेन्यू के फैक्ट्स ले लीजिए, चाहे नगर निगम के फैक्ट्स ले लीजिए या हिस्ट्रिकल फैक्ट्स ले लीजिए, और जो फैक्ट्स है उसकी दीवारों पर वो सब हिंदू स्थापत्य कला को, हिंदू संपत्ति को प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये प्रॉपर्टी हिंदू पक्षकारों की है, हिंदू पक्षकारों को मिलनी चाहिए और वहाँ दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। लगता है ऐसा है कि बादी पक्ष द्वारा कुछ फैक्टों को छुपाकर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, क्योंकि ये कोई साधारण मामला नहीं है, कोई साधारण घर मकान का मामला नहीं है। यहाँ एक ऐसा मुद्दा हो कि जहाँ अमीन रिपोर्ट का कोई महत्व तात्पर्य है भी नहीं, न वो औचित्य बिना सुने हुए। तो अब चूंकि न्यायालय बंद है, आज समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है, कुछ चैनलों में अब ये डिबेट चल रही है, तो अब जनवरी में जब ये न्यायालय खुलेंगे तो न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे, इस ऑर्डर को कैंसिल भी कराएंगे और रिकॉल जो भी विधिक प्रक्रिया होगी वो अपनाया जाएगा, क्योंकि ये ऑर्डर बिल्कुल इलीगल ऑर्डर हुआ। हिंदू पक्ष की याचिका में कहा गया है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान की करीब 13.5 एकड़ जमीन पर औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर ईदगाह मस्जिद बनवाई थी। हिंदू पक्ष ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास अदालत के सामने पेश किया। 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ बनाम शाही ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी अवैध बताते हुए इसे खत्म किए जाने की मांग की। देखिए, हम बड़े लंबे समय से प्रयासरत थे कि वहाँ पर अमीन सर्वे जाए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हिंदू पक्षकारों की प्रॉपर्टी है। 1670 में औरंगजेब ने तोड़ी थी, ये सब जानते हैं। तो हमारा एकमात्र उद्देश्य था कि वहाँ पर अमीन सर्वे हो जाए, कोर्ट कमीशन जाए और वहाँ की वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो, जितने भी तथ्य हैं, जितने भी एविडेंसेस हैं, सब रिकॉर्ड में आनी चाहिए। शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा शहर में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से सटी हुई है। 1935 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 13.37 एकड़ की विवादित भूमि बनारस के राजा कृष्णदास को अलॉट कर दी थी। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने यह भूमि अधिग्रहित की। ये ट्रस्ट 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और 1977 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के नाम से रजिस्टर्ड हुआ। 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह कमेटी के बीच हुए समझौते में इस 13.37 एकड़ जमीन का स्वामित्व ट्रस्ट को मिला और ईदगाह मस्जिद का मैनेजमेंट ईदगाह कमेटी को दे दिया गया। इसके बाद से ही ये विवाद गहराता चला गया। सर्वे के आदेश के बाद हिंदू धर्मगुरु श्री कृष्ण मंदिर की बात कह रहे हैं, वहीं मुस्लिम धर्मगुरु वर्शिप एक्ट की दलील दे रहे हैं। इसमें भी जो ईदगाह है वो गलत, अवैध है। उसमें दीवालों पे अभी भी स्वास्तिक है, नाग देवता है, ओम की प्रतीक है। तो जब सर्वे होगा तो सब कुछ आएगा और बहुत कुछ आएगा, और आने के बाद देखना, फिर उसके बाद निश्चित रूप से ईदगाह हटेगा और भव्य कृष्ण जन्मभूमि पे भव्य कृष्ण मंदिर का निर्माण होगा। अब किसी भी नए विवाद को, नए कंट्रोवर्सी को किसी भी सूरत में जन्म देने की जरूरत नहीं है। बेहतर यही है मुल्क के लिए कि जो चीज़ें जैसी हैं उसको एज इट बाकी रखा जाए। और ये सबको पता है कि मथुरा में जो ईदगाह है वो मुसलसल वहाँ पर इबादत हो रही है, मुसलमान उसमें इबादत कर रहे हैं। तो इसलिए नए विवाद को जन्म देना कहीं भी किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं है। ज्ञानवापी में सर्वे का मामला कोर्ट में है, जिस पर लगातार सियासत होती रहती है। अब मथुरा की बारी है, जिस पर भी सियासत गरमाना तय है। संजय शर्मा और मदन गोपाल शर्मा के साथ आशुतोष मिश्रा, मथुरा आज तक। मध्य प्रदेश के रीवा से दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां एक शख्स ने अपनी प्रेमिका को हैवानों की तरह इसलिए पीटा क्योंकि प्रेमिका शादी करने की जिद कर रही थी। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।